नमस्कार। चलिए बात करते हैं सितंबर महीने की, जो राजस्थान के लिए काफी एक्शन पैक्ड रहा। इस महीने नई ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर आम नागरिक से जुड़ी योजनाओं तक कई ऐसे कदम उठाए गए जो प्रदेश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो सितंबर का महीना राजस्थान के लिए विकास की एक नई दिशा लेकर आया है। ऊर्जा से लेकर ग्रामीण सड़कों तक कई बड़ी घोषणाएं हुई, जिन्होंने प्रदेश के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर। शुरुआत करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स से जो आने वाले सालों में राजस्थान की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। प्रदेश में 2800 मेगावाट की एक विशाल परमाणु ऊर्जा परियोजना की नींव रखी गई है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और राजस्थान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, जो बांसवाड़ा के नापला में बनेगी। इसमें मॉडर्न प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसके तहत 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स लगेंगी। सोचिए, जब 2032 तक इसकी पहली यूनिट पूरी होगी तो ये प्रदेश को कितनी बड़ी एनर्जी बूस्ट देगी। तो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, कनेक्टिविटी पर भी पूरा जोर है। बीकानेर दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 8,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में दिल्ली और बीकानेर के बीच का सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि व्यापार और टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। और हाँ, सौर ऊर्जा के मैदान में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में 590 मेगावाट की एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। ये कदम राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने के लक्ष्य को और मजबूती देता है। अब देखिए, विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना? इसी सोच के साथ आई है अटल प्रगति पथ योजना। इसके जरिए सरकार हर पंचायत समिति में 3 किलोमीटर लंबी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड बनाएगी। इसका खास फोकस चंबल क्षेत्र के पिछड़े गांवों पर है, ताकि वहां के लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार की पहुंच आसान हो सके। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें। अब जरा उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ग्रामीण सेवा प्रवास अभियान के जरिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक पहुंची। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाए गए। मकसद सीधा सा था कि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शहरों के चक्कर ना काटने पड़ें और उनका समाधान गांव में ही हो जाए। गांवों की ही तरह शहरों के लिए भी शहरी सेवा शिविर शुरू हुए। और ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, ये चलेगा 17 अक्टूबर 2025 तक। मतलब एक लंबी कमिटमेंट दिखती है यहाँ। इसी के तहत हाल ही में लोक कल्याण मेले भी लगाए गए। शिक्षा विभाग की तरफ से एक काफी दिलचस्प और कड़ा कदम देखने को मिला। नो वर्क नो पे नाम की एक किताब लॉन्च की गई, जिसमें स्कूल से एब्सेंट रहने वाले टीचर्स का पूरा ब्यौरा है। ये कदम एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही लाने की एक कोशिश है। तो एक तरफ शिक्षकों की जवाबदेही की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये जानना भी तो जरूरी है कि प्रदेश के स्कूलों के असल हालात हैं कैसे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट इसी पर रोशनी डालती है। तो इसी महीने UDSA प्लस 2024-25 की रिपोर्ट जारी हुई, जो राजस्थान की स्कूली शिक्षा के हालात पर एक डिटेल्ड नजर डालती है। इस रिपोर्ट से कुछ बहुत जरूरी आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, प्राइमरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 40.9% है, जो थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपर प्राइमरी में यह बढ़कर 94.1% हो जाता है, जो एक बड़ा सुधार है। छात्र शिक्षक अनुपात तो काफी अच्छा है, प्राइमरी में 9 और अपर प्राइमरी में 11। और हाँ, आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा होना भी एक पॉजिटिव साइन। चलिए, विकास और रिपोर्ट्स की इन सब बातों के बीच उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और जिन्हें इसके लिए सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 8 विद्वानों को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये रही उन सभी विद्वानों की लिस्ट। इनमें डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा और डॉक्टर पूर्णेंदु शुक्ल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला जैसे अलग अलग फील्ड्स में बहुत जरूरी योगदान दिया है। और हाँ, स्वच्छता के मामले में राजस्थान की महिलाओं का काम खास तौर पर सराहा गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2025 में गांवों को ODF प्लस बनाने की मुहिम में नसीराबाद की श्रीमती नीतू जरवाल को दूसरा और जयपुर की श्रीमती गायत्री देवी यादव को तीसरा स्थान मिला। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में महिलाएं कितना बड़ा रोल निभा रही हैं। और अब बात खेल जगत की। एक उभरते हुए सितारे को पहचान मिली है,
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने सुंदर खारोल को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से नवाजा है, जो प्रदेश के युवा टैलेंट को प्रोत्साहित करने की एक शानदार पहल है। और आखिर में नजर डालते हैं इस महीने की कुछ जरूरी नियुक्तियों और उन बड़े इवेंट्स पर जिन्होंने प्रदेश में हलचल बनाए रखी। प्रशासनिक लेवल पर 2 बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई। राजेश्वर सिंह जी को राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता को आरपीएसी का नया सदस्य नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रदेश भर में कई तरह के आयोजन हुए, जैसे जयपुर में खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव हुआ, बीकानेर में टूरिज्म के लिए इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2025 की घोषणा हुई, जोधपुर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया गया और उदयपुर में हमारी संस्कृति को दिखाने वाला नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल भी हुआ। तो कुल मिलाकर अगर सितंबर महीने को देखें तो सार ये है कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर रहा, चाहे वो ऊर्जा हो या ट्रांसपोर्ट। दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सेवा शिविरों के जरिए शासन को नागरिक केंद्रित बनाने की कोशिश की गई और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंट को सम्मानित भी किया गया। तो सवाल यही उठता है कि ऊर्जा, सड़क और सामाजिक कल्याण की ये सभी पहलें मिलकर आने वाले समय में राजस्थान को किस दिशा में ले जाएंगी। इनका असली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना गहरा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।